जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि यानी बायोलॉजी का सेशन चल रहा था, जो कि जय पर करम चैप्टर का नाम है। उसका हम लोग पार्ट 5 जो है लेक्चर याद कर लीजिए। 5 जो है लेक्चर 5 वो लेक्चर हम लोग कर लिए हैं और यह छठा लेक्चर होने वाला है। छठा लेक्चर होने वाला है, तो जो स्टूडेंट 5 लेक्चर नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखकर और जस्ट जाकर तुरंत और 5 की जो है लेक्चर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, जय प्रकरम का हिस्सा कर रहे थे, जो कि हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए थे। ठीक है, कहे थे कि इतना से आगे हम लोग बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो स्टूडेंट जो है हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर दीजिए और ध्यान से आप लोग सेशन को देखिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, याद करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है कि मनुष्य के आहार नाल में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कौन सा कार्य करता है, वह कैसे कार्य करता है। तो आप लोग को बताना है यहाँ पे कि किस तरह से हमारे HCl यानी जो हमारे अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो किस तरह से हमारे पेट में कार्य करता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आंसर। तो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम पर जो है प्रदान करता है। जो गैस्ट्रिक जो है खमीर पेप्टिन को सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न जो है कीटाणुओं को मारता है। क्या करता है? विभिन्न कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। तो यही जो है हमारा HCl का कार्य होता है। ये वाला बहुत बार हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, लगभग में सभी वीडियो में हम लोग देखे हैं। जो 5 लेक्चर किए हैं वो सभी में वीडियो में देखे हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये ऐसा तो पूछेगा नहीं, लेकिन डाल दिए हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन करना है। ठीक है, वर्णन या क्रिया विधि के साथ करें, यानी क्रिया विधि और कार्य के साथ करना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। कहता है कि कीटों में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा, ट्रैकिया एक ऐसा है जो कि सीधे संपर्क किससे रखता है? ऊतक से रखता है। जो कि जैसे देखे होंगे कॉकरोच, जैसे कॉकरोच यहाँ पे इस तरह से रहता है और इसमें कुछ इस तरह से रहता है, लेयर बाय लेयर रहता है। और ये जो लेयर रहता है ना, यही जो है क्या रहता है? तो ट्रैकिया रहता है। जो संपर्क किससे रख ले रहता है? तो ऊतक से रख ले रहता है। डायरेक्ट यहाँ से जो है ऑक्सीजन को उठा के और ऊतक में भेज देता है। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है कॉकरोच में जो है किसके माध्यम से श्वसन होता है? तो ट्रैकिया के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है कि द्वारा होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिका होती है, जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क होता है तथा दूसरे ओर शरीर के सतह पर जो है श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। और किसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान जो है होता है? तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ट्रैकिया के माध्यम से होता है, इससे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। यानी रक्त के माध्यम से नहीं होता है, ट्रैकिया के माध्यम से होता है। याद कर लीजिएगा। इसका कारण यह है कि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए जो है किसके माध्यम से होता है? तो वो ट्रैकिया के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? ट्रैकिया के माध्यम से होता है। यह जो है उसके जैसे
कोई रंजक या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता हो वो नहीं पाया जाता है। इसलिए जो है ट्रैकिया में या कॉकरोच में या छोटे छोटे कीट फतिंगों में डायरेक्ट किसके माध्यम से होता है, तो याद कर लीजिएगा उसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैकिया के माध्यम से सीधे ऊतक से संपर्क रखता है। और हमारे जैसे उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे में मनुष्य, घोड़ा, हाथी, ये सारा चीज़ में किसके माध्यम से होता है, तो लंग्स यानी कहे तो फेफड़ा के माध्यम से होता है। ठीक है, फेफड़ा के माध्यम से होता है। तो ये भी एक प्रकार के क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और क्यों होता है, क्योंकि यह फेफड़ा जो है हीमोग्लोबिन ये सारे चीज़ में पाए जाते हैं इसी के माध्यम से। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर स्पष्ट करना है। तो वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं और स्थानांतरण किसको कहते हैं, दोनों को हम लोग पहले परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन देखिए हम लोग कहते किसको है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि पौधों में के वायवीय भागों से, जैसे में यहाँ पे स्टोमेटा, यहाँ पे क्यूटिकल और यहाँ पे होता है क्या चीज़, तो लेटिलेंस द्वारा वाष्प के रूप में जल को निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह एक शारीरिक क्रिया है एवं अलग अलग पादपों में इस क्रिया से निष्कासित जल की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। और अलग अलग पेड़ पौधों में यह एक प्रकार के कहेगा कि कैसी क्रिया है, तो शारीरिक क्रिया है। और पेड़ पौधा जैसे पादप में पाया जाता है तो जल का निष्कासन सभी पेड़ पौधा के में अलग अलग मात्रा में निष्कासन होता है। तो ये भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। लेकिन स्थानांतरण कर रहा है, लेकिन ये स्थानांतरण में पौधे में जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों का बहुत उच्च तक संचलन, ठीक है, होता है। इस स्थानांतरण की क्रिया में वाष्पोत्सर्जन की भूमिका होती है। यह फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। और ये जो स्थानांतरण की क्रिया में कहेगा कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है, तो स्थानांतरण की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाती है तो वही जो है वाष्पोत्सर्जन निभाती है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो स्थानांतरण की क्रिया नहीं होगा। जैसे कि वाष्पोत्सर्जन के महत्व में हम आप लोग के बता दिए हैं कि वाष्पोत्सर्जन के 3-4 महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह कार्य करता है, जो कि फ्लोएम में या जाइलम में जल को क्या करता है, स्थानांतरित करने की कार्य रखता है, क्रिया विधि में सहायक होता है। तो ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा और यहाँ पे आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा ध्यान से आप लोग। चलिए यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है कि पौधों में स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती तक कोशिकाओं में कैसे पहुँचता है। तो पेड़ पौधा में सबसे पहले तो बताना है कि जो है हमारे यहाँ पे स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, और यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पहुँचाता है, कि कैसे आदान प्रदान, यही ने कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती कोशिकाओं में कैसे पहुँचता है। तो ये भी आप लोग को आंसर याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग के सामने यहाँ पे देखिएगा आंसर किस तरह से लिखने वाले हैं। तो पत्तियों के देखिए, पत्तियों के बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के पृष्ठीय पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। पत्तियों के देखिए, पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के पृष्ठ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा दो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरी होती है, दो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरी होती है। स्टोमेटा का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। तो ये जो है स्टोमेटा में सबसे पहले छोटे छोटे एपिडर्मिस के
जो है क्या होता है, पृष्ठ पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं। और एस्टोमेटा में द्वार कोशिका पाया जाता है, जो क्या होता है, ये खन खुलता है, खन बंद होता है, खन खुलता है, खन बंद होता है। और यह क्रिया बहुत ही एकदम इतना सूक्ष्म क्रिया है, माइक्रो इतना सूक्ष्म क्रिया है, जो कि आप लोग सीधी नज़र से नहीं देख सकते हैं, है ना। लेकिन आप लोग जब तीव्र प्रकाश में जब यहाँ पे पत्ती के रखिएगा तो वहाँ परछाई बनेगा, तो देखिएगा बूंदे बूंदे नजर आएगा, है ना, बूंदे बूंदे नजर आएगा। तो वही जो है क्या चीज़ होता है, ऑस्टोमेटा होता है। और बंद होना और खुलना ये किस पर निर्भर करता है, तो द्वार कोशिकाओं पर स्थिति पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाती है तो ऑस्टोमेटा खुल जाते हैं। देखिए जब क्या करता है, द्वार कोशिका जल अवशोषित कर लेता है ना, जल अवशोषित कर लेता है तो कर फूल जाता है ना, तो ऑस्टोमेटा खुलती है। ऑस्टोमेटा क्या होती है, खुलती है। और वायुमंडल से ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा पत्ती कोशिकाओं में पहुंच जाता है ना। तो जैसे ही जल निकला उसी प्रकार से एक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर समाहित हो जाता है। और इस विसरित जब द्वार कोशिकाओं का जल बाहर निकल जाता है तब ये सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, एक क्रिया जो है पेड़ पौधा में होता है। और इस तरह से आप लोग को जो है यहाँ पे क्या होता है, ऑस्टोमेटा में क्रिया विधि यानी ऑस्टोमेटा में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जो है CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या चीज़ पौधों में कहाँ पाए जाते हैं ऑस्टोमेटा, तो ये भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है और इसके बाद आप लोग के आने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में एगो जरूर आएगा, ठीक है, एगो जरूर आएगा। तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा कि किण्वन किस प्रकार की श्वसन है, यह कहाँ होता है। तो किण्वन किस प्रकार के श्वसन है, यह कहाँ होता है, आप लोग के बताना है। तो किण्वन एक प्रकार के अवायवीय, ठीक है, प्रकार के अवायवीय श्वसन है। किण्वन एक प्रकार के क्या है, अवायवीय श्वसन है, जिसका जो है जिसमें ईस्ट द्वारा पार्वेट को एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है। पार्वेट क्या कर देता है, तो पार्वेट कर देता है एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है। किस में परिवर्तन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। कौन परिवर्तन कर देता है, तो ईस्ट कर देता है। देखिए ईस्ट जो है जिलेबी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी ईस्ट को मिलाया जाता है जिलेबी बनाने में। देखिए जब मैदा को 2-3 दिन क्या कर दिया जाता है, सड़ाया जाता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड बुझबुझा छोड़ने लगता है। तब समझिए कि जो है वो मैदा बढ़िया से गल जाता है और तब उसको जिलेबी बनाया जाता है और उसको जो है तब आप लोग खाइएगा तो स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। तो ये जो किसका है कमाल, तो ईस्ट का ही कमाल होता है। यह जो है अगर ईस्ट नहीं मिलाया जाए तो जिलेबी में स्वाद नहीं आने वाला है, तो याद कर लीजिएगा। देखिए कहता है कि यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिकाओं के बाहर जो है स्रावित जाइमेज एंजाइम द्वारा शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है, फलस्वरूप संपन्न होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग की क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कैसा कहाँ होता है। तो ये सबसे पहले कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। यह किस प्रकार के है, तो अवायवीय श्वसन है। ये कहेगा पार्वेट जो है एथेनॉल को किस में बदल देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है ना। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। ईस्ट का प्रयोग जिलेबी बनाने में और पुआ बनाने में, उसके बाद जो है यहाँ पे पाव रोटी बनाने में, है ना, ब्रेड बनाने में, ये सारा चीज़ में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ईस्ट का प्रयोग आप लोग जानते होंगे अधिकतर जो है खाना बनाने में ही किया जाता है। खाना बनाने में मतलब कि खाने वाला चीज़ पदार्थ को बनाने में किया जाता है ईस्ट का प्रयोग। नेक्स्ट है कि जो है नासिका आवेश में किस प्रकार का हवा
हवा के साथ अंदर प्रवेश करने वाली धूल कणों को के साथ जो है रोगाणुओं को रोकथाम करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए नासिकावेश में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, नासिकावेश। तो नासिकावेश में महीन जो है म्यूकस जानते हैं, म्यूकस जो है बहुत ही स्मूथ यानी चिकना रहता है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है, और वही जो है मेम्ब्रेन का स्तर क्या करता है, जो म्यूकस जो है नाभित करता है, क्या करता है, नाभित करता है, और विभिन्न रोगाणुओं या अन्य हानिकारक पदार्थों जैसे लसलसे म्यूकस में जो है फंसकर क्या कर देते हैं, प्रोस्ट के जो है क्या हो जाते हैं, बालों में चिपक जाते हैं, और ये अंदर की ओर प्रवेश नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया कि ना जो है रोगाणुओं को किस तरह से रोकथाम करता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, तो म्यूकस की कोशिकाएं, म्यूकस जो है चिकना रहता है, स्मूथ रहता है ना। अगर आप लोग देहाती भाषा में बोले तो छोड़ दीजिए, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, बिल्कुल आप लोग को समझदार हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप लोग के सामने है कि हृदय में कपाटों की क्या आवश्यकता होती है, हृदय में कपाटों की क्या आवश्यकता होते हैं, ठीक है, कपाट की क्या आवश्यकता होती है। तो ये आप लोग को लिखना है, बिल्कुल किस तरह से लिखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि मनुष्य तथा जो है मैमेलिया, ठीक है, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं में हृदय के 4 वेश में दो दायां एवं बायां अनिल और 2 बायां और दायां निलय होता है। दायां अनिल और दायां निलय में तथा बायां अनिल और बाएं निलय में खुलता है। क्या होता है, 2 कहेगा कि मनुष्य में कितने कपाट या मनुष्य में कितने बेस में, है ना, किसमें कितने बेस में होते हैं, तो 4 बेस में होते हैं। कितने बेस में होते हैं, 4 बेस में होते हैं, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके खुलने के स्थान से त्रिदलीय एवं द्विदलीय कपाट कहते हैं। इसके जहाँ खुलता है ये दोनों दायां और बायां निलय और अनिल, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विदलीय और त्रिदलीय कपाट। क्रमशः वो लगे होते हैं, जो पुनः रक्त को वापस नहीं क्या करता है, आने देता है। जो है रक्त के तो अंदर जाने देता है, रक्त के अंदर जाने देता है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं आने देता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। केवल जाने देता है लेकिन अंदर नहीं आने देता है। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए उसे शुद्ध और अशुद्ध, यहाँ पे शुद्ध होगा, शुद्ध और अशुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकते हैं, क्या करते हैं, रोकते हैं। अतः शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त आपस में मिल नहीं, इसके लिए हृदय में कपाट की आवश्यकता होती है। तो ध्यान से देखिएगा, शुद्ध और अशुद्ध आपस में मिले नहीं, इसीलिए जो है हृदय में क्या चीज़ लगा रहता है, कपाट लगा रहता है। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मनुष्य में जो है 2 कपाट होता है, पहला होता है त्रिदलीय और दूसरा होता है द्विदलीय कपाट होता है। और ये इसलिए लगा रहता है क्योंकि जो है मनुष्य में अंदर तो रक्त को जाने देता है, और लेकिन उधर से आने नहीं देता है ना, उधर से आने नहीं देता है, और इसलिए लगा रहता है कि ताकि शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिले नहीं, आपस में मिले नहीं। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आप लोग के सामने, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, जो कि ये क्वेश्चन आप लोग को दिखने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को दिखने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहता है क्या चीज़, यहाँ पे ध्यान से देखिए, श्वसन दहन में 2 अंतर लिखिए। श्वसन और दहन में अंतर लिखना है। सबसे पहले श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है, और किस तरह से अंतर लिखेंगे पहले हम लोग जानते हैं कि लक्षण, है ना,
कि यहाँ प्रक्रिया की जो है प्रक्रिया की प्रवृत्ति अब उपस्थिति का स्थान। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यह एक प्रकार के जैव यानी जीवों में एक प्रकार के रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। क्रमबद्ध मतलब कि लगातार होते रहता है ना, लगातार। लेकिन यह एक प्रकार के क्या है, दहन भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होता है। दहन एक प्रकार के अचानक की क्रिया है और यह हमेशा निर्जीवों में होता है। किसमें होता है, निर्जीवों में होता है। श्वसन में जो है क्या होता है, श्वसन में कम ऊर्जा होता है लेकिन दहन में बहुत अधिक ऊर्जा होता है ना। इसमें ऊष्मा कम निकलता है लेकिन इसमें ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलता है। यह देखिए कोशिकीय स्तर पर होता है और इसमें कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। तो इसमें याद रखिएगा, श्वसन कोशिका में होता है और दहन कोशिका में नहीं होता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसके टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण अब टॉपिक कराने वाले हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो यानी लेक्चर नंबर 7वां जो स्टूडेंट नहीं देखेंगे वो समझिए कि 2 नंबर के आप लोग क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ 7वां लेक्चर देखने के लिए आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। इसलिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑल करके रखिए, क्योंकि जो है 7वां वीडियो में एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। यहाँ पे देखिए श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर जो कि पूछते रहता है हर हमेशा। उसके बाद जो है देखिए वायवीय और अवायवीय में श्वसन में अंतर, ये हमेशा पूछते रहता है। नेक्स्ट आप लोग के सामने यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना, श्वसन और उच्च श्वासों में अंतर लिखना है। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट है कि ये कोशिकीय एवं द्विदिशीय, एक दिशीय और द्विदिशीय में स्थानांतरण में आप लोग भेद किस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर होता है आप लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, है ना, शेयर कीजिए और फैमिली के थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाइए, है ना। और यहाँ पे जितने ज़्यादा अगर फैमिली के बढ़ाइएगा उतने ज़्यादा हमारे पास जिम्मेवारी होगी, उतनी ज़्यादा हम मेहनत आपके प्रति करेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए कि कैसा आप लोग को क्लास लगता है, पढ़ाते हैं तो आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है, क्या हम जो है आप लोग को समझा पाते हैं बढ़िया से, ये भी आप लोग को कमेंट करना है। तो कमेंट करना आप लोग को नहीं भूलना है, ठीक है। कमेंट आप लोग ज़रूर करना है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।